नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हर की पेड़ी की तर्ज पर विकसित होगा त्रिवेणी घाट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी हरी झंडी। मेला अधिकारी को किया गया आदेशित। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, नहीं होगा गठबंधन। 23 से 25 सितंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। समयावधि कम होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान। कहा, समस्याओं को पूरी तरह से उठाना असंभव। नैनीताल की लोअर मॉल रोड की मरम्मत के लिए शासन ने स्वीकृत किए 82 लाख। उत्तराखंड में गुरुवार को मिले 411 संक्रमित, 9 की मौत, 13,636 पहुंची मरीजों की संख्या। और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 11 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका, रेड अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में चमोली जिले की नगर पंचायत नंदप्रयाग को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान मिला है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऑनलाइन स्वच्छता अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्वच्छता के मामले में देश के उत्तरी राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। इसको लेकर राज्य सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर अवगत कराया। सौ से कम जो शहरी निकाय हैं, 2 भागों में भारत सरकार ने इसको डिवाइड किया है। 100 से कम निकाय और 100 से ज़्यादा निकाय। कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से भी किया है, दोनों में आपको बताऊंगा। इसमें 17 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 24 है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी हमारे राज्य को पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा एवं मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने शिष्टाचार भेंट की, जहां मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देहरादून शहर को रैंकिंग में मिले सुधार के लिए उन्हें बधाई दी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देहरादून शहर को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 के सर्वेक्षण में शहर को 384वां स्थान प्राप्त था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेयर देहरादून एवं मुख्य नगर आयुक्त को प्रयासों की सराहना करते हुए उससे कहा कि प्रदेश ने गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्वच्छता में काफी सुधार किया है, जो सर्वेक्षण के एक साल में आए 260 अंकों के उछाल से स्पष्ट होता है। स्वच्छता के क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना है। पिछले वर्ष के मुकाबले शहरों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने इसके लिए समेकित प्रयासों की भी जरूरत बताई है। मुख्य नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश के सभी नगर निगमों में देहरादून को प्रथम तथा नगर निकायों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। खटीमा पुरानी तहसील में नगर पालिका द्वारा गिराए जा रहे कूड़े के विरोध में नगर व ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के चेतावनी के साथ 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कूड़ा हटाने को लेकर ज्ञापन दिया है। आक्रोशित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि राज्य आंदोलन की ऐतिहासिक स्थल पुरानी तहसील में कूड़े को डाला जा रहा है। 2 दिन में अगर कूड़े को नहीं हटाया गया तो नगर व ब्लॉक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पुरानी तहसील में प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर होगा। पुरानी तहसील जहां पर राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य की लड़ाई को उस तहसील से लड़ाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज हम लोगों को लगता है कि उधर पे कूड़ा का ढेर जो खटीमा के चारों तरफ का कूड़ा है, उस कूड़े को उस जमीन पर रख दिया गया है जिस जमीन से इस राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। उस जमीन पर
केदार घाटी में बारिश जमकर तबाही मचा रही है। केदार घाटी के जामू गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदार घाटी में बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से फाटा और जामू गांव में भारी नुकसान। अत्यधिक बारिश से 2013 आपदा की यादें हुई ताजा। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी कई स्थानों पर बही। केदार घाटी में बारिश जमकर तबाही मचा रही है। केदार घाटी के जामू गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं, जबकि काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि भी आपदा की भेंट चढ़ गई है। इसके अलावा फाटा जामू 3 किलोमीटर मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है। कई स्थानों पर तो मोटर मार्ग का नामो निशान मिट गया है। केदार घाटी में बारिश कहर बनकर टूट रही है। मंगलवार रात संपूर्ण केदार घाटी में दहशत का माहौल बन गया। बारिश के कारण जामू गांव में भारी नुकसान हुआ। जामू गांव को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर सड़क जगह जगह बंद हो गई है। सड़क का कई स्थानों पर कुछ अता पता नहीं है। सड़क किनारे जल निकासी नालियों के न होने से सड़क को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा जामू गांव में दुकानों में भी पानी घुसने से भारी नुकसान हो रहा है। बारिश से 2 गौशालाएं भी ध्वस्त हुई हैं, जबकि काश्तकारों के खेत खलियान, बगीचे आदि भी आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। केदार घाटी में हुई भीषण बारिश के बाद 16-17 जून 2013 की यादें ताजा हो गई। बारिश इतनी भयावह थी कि संपूर्ण केदार घाटी के लोग रात्रि भर जागते रहे। जगह जगह भूस्खलन होने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। आपदा के डर से लोगों ने रात को ही अपने घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर डेरा जमा दिया। वहीं दूसरी ओर सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर सहित अन्य स्थानों में भी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों एवं दुकानों में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। रामपुर में कई घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने अपने घर खाली करा दिए। क्षेत्र में कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं और ग्रामीण खतरे के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। विकासखंड बैरीनाग के कराला पाठक गांव में बारिश के कारण आई आपदा, दर्जनों मकान खतरे की जद में आ गए हैं। विधायक मीना गंगोला ने आपदाग्रस्त गांव का भ्रमण करके सरकार से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया और खतरे की जद से आए मकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्रवाई प्रशासन से करने को कहा है। इस 1 दर्जन आपदा प्रभावित परिवारों को अपने स्तर से भोजन की सामग्री का वितरण भी किया है। कोई सहायता नहीं मिली। मैंने अभी बता दिया है तहसीलदार को कि है उसका जो भी सहयोग होगा आपको चेक मिल जाएगा। बाकी मकान की सारी रिपोर्ट क्या राशन कार्ड से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर से बेघर हो गए हैं और आज हम प्रशासन के साथ, एसडीएम के साथ, पूरी टीम के साथ वहां पे गए और तत्काल उनको मुआवजे की व्यवस्था भी करवा दी है, जिनको तत्काल मुआवजा मिलना है, और अपनी निजी स्तर से जो भी उनको राशन किट वगैरह है वो भी वितरण करे। और भी जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आंगन की दीवार चले गई है, घर के पीछे की दीवार चले गई है, पेयजल लाइन ध्वस्त है और शौचालय ध्वस्त है, तो उनकी रिपोर्ट भी ले आए हैं और उनको तत्काल ही जब भी संभव होगा उनको व्यवस्था की जाएगी। विकास नगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर परिवहन विभाग इन दिनों यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी क्रम में तेज रफ्तार, ओवरलोड और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पक्षवादून क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग चालान पे वाहन सीज की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बता दें कि विकासनगर सहित पूरे पक्षवादून क्षेत्र में सड़कों पर कई वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करके बेहतरीन ढंग से गाड़ी दौड़ाते हैं। बरसात के मौसम में जहां कुदरत कहर बरपा रही है, तो वहीं विभाग की हीला हवाली लोगों पर भारी पड़ रही है।
ऐसा ही कुछ हालात विकासनगर के अंतर्गत लांघा बाईपास मार्ग का भी है, जहां पर दर्जनों गांव के साथ ही विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्र को यह मार्ग दिल्ली, यमुनोत्री और अंबाला देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आपस में जोड़ता है। इतना ही नहीं, सेलाकुई और इस लांघा रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों का यह मार्ग आवाजाही वाला है, जहां मौजूद शीतला नदी हर साल बरसात के मौसम में कहर बरपाती है। हालांकि इस मार्ग पर इस समय जो समस्या देखने को मिल रही है वो शीतला नदी पर पुल बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक इसके लिए सर्वे होकर पुल निर्माण को पूरी रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पुल निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। थोड़ा सा बारिश होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और काफ़ी सारे लोगों को जो है दिक्कत होती है यहाँ पर आने जाने में। कई लोग यहाँ पर बहने का खतरा भी है और यहाँ देखो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कितना सारा रेता और पत्थर वगैरह आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर कई काशीपुर में ढेला नदी के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साथ जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गए हैं, जहां पहले भू माफिया नदी किनारे जमीन पर कॉलोनी काटते हैं और उसके बाद मानसून के मौसम में ढेला नदी में पड़ने वाला जलस्तर लोगों की नींद उड़ा देता है। यही कारण है कि हर साल बारिश के चलते ढेला नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों पर खतरा मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, बीते वर्षों में कई मकान पानी के तेज बहाव के चलते बह भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनकर तबाही के मंजर को तैयार होता हुआ देखता हुआ नजर आता है। बता दें कि भूमाफिया का खेल गजब का है, जहां भूमाफिया नदी किनारे कॉलोनी काट कर लोगों को लुभाने सपने दिखाते हुए मकान बनवा देते हैं, लेकिन हर साल उफान पर आने वाली ढेला नदी लोगों के पैसों पर पानी फेर देती हुई नजर आती है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन मुस्तैद दिखाई देता है और लोगों को बचाने के लिए तमाम दावे करता है। सितारगंज में कोविड पॉजिटिव क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना की है। और वहीं पंडित हेम शर्मा द्वारा शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सभी धर्मों के क्षेत्रीय लोग भी विधायक के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आज हम सभी वार्डवासियों ने मेरे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष राधेश्याम सागर जी ने और हम सब वार्डवासियों ने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के उत्तम स्वास्थ्य को जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर वापस आएँ, क्षेत्र में लौटें, जिससे कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरे हों। इसी कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना को लेकर आज भगवान श्री भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद जो है आरती की गई और हमने यही कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी को बधाई दी और कहा कि राजीव गांधी लाखों करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयामों को छुआ है और आज भी नदी को यदि वो जिंदा होते तो वास्तविक तौर पर आज हम एक ऐसे सपने के साथ खड़े होते जो भारत वास्तविक अर्थों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा होता। भारत को 21वीं सदी का सपना दिखाने वाले और उस सपने को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब
कांग्रेस जनों के, लाखों करोड़ों लोगों के आज भी हृदय पर राज करने वाले राजीव गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा में आगामी 23 से 25 सितंबर को विधानसभा सत्र आयोजित होने जा रहा है। तो वहीं सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आगामी सत्र की अवधि बहुत ही कम है। 3 दिन तक सत्र चलने वाले इस सत्र में प्रदेश की समस्या को पूरी तरीके से उठाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए। विधानसभा सत्र की जो अवधि है वो बहुत कम अवधि है। 3 दिन तक सत्र चलेगा और इन 3 दिनों में निश्चित रूप से प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको उठा पाना संभव नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्वयं इस बात को कहा कि जो अवधि सत्र की है वो बहुत कम है, ये अवधि बढ़नी चाहिए। कार्यमंत्रणा की जब बैठक होगी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी कि जो अवधि है उसको बढ़ाने का काम सरकार करेगी। नशे के विरुद्ध ऋषिकेश पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा सूचना प्राप्त होने पर टीएचडीसी गेट के समीप एक व्यक्ति को 2 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ धर दबोचा गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,22,000 रुपये आंकी जा रही है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि ऋषिकेश मुनिक्रेती क्षेत्र में साधु बाबा एवं विदेशी जैसे ग्राहकों को बेचने के लिए लाता है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दुनिया भर की विख्यात सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद रही है। पर्यटक सीजन के दौरान पर्यटकों की आमद में नैनीताल शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले रही है। जिलाधिकारी ने मेट्रोपॉल में पार्किंग की संभावनाएं तलाशी करते हुए एक शत्रु संपत्ति के बेहतर उपयोग हेतु संपत्ति पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रकृति के निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रदेश एवं भारत सरकार को भेजा था, जिस पर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति परिसर की वाहन पार्किंग संपत्ति की अभिरक्षा तथा नियंत्रण के लिए स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान की है। शत्रु संपत्ति एवं जिसके परिसर का जनहित में पार्किंग बनने से शहर की सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। इससे जाम में भी मुक्ति मिल सकती है। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिला योजना से कार्यदायी संस्था लोनिबी को 42 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। तो हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना जन्य जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीने भी छोड़िए, लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं, जिनके सामने एक लंबा भविष्य था। वह अवसाद में मौत का फंदा अपने गले में डाल रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पहले कहा था कि सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही। अब मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी बीरबल की खिचड़ी की तरीके से धरातल पर उतर नहीं रही है। मैं ये भी देख रहा हूं कि मनरेगा अपने पूर्व ढर्रे के अलावा कहीं नई संभावनाएं पैदा करने का काम ग्रामीण अंचल में नहीं कर रहा है।
कोई ऐसी ठोस शुरुआत नहीं हो रही है जिससे लगे कि उत्तराखंड में हम बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। सितकुलू की दशा चिंताजनक होती जा रही है। मैंने कहा था कि मैं बेरोजगारी पर एक लाइव प्रोग्राम दूंगा और अब मैंने तय किया है कि उससे पहले मैं 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की इस व्यथा को समाज के सामने और राज्य के नीति नियंताओं के सामने लाने के लिए उपवास रखूंगा। 1 सितंबर को मैं अपने आवास पर उपवास रखूंगा इन नौजवानों के लिए और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी अपने नंबर और नाम मेरे टेलीफोन नंबर पर ज़रूर पोस्ट कर दें। और मैंने ये भी तय किया है कि इसके बाद मैं 2 सितकुलों का, एक को सितारगंज सितकुल और दूसरा यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो युवक बेरोजगार हो गए हैं लेकिन अब वो मौत को अपने गले लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 1 सितंबर को वो उपवास रखेंगे और बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिखों की पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 4 सितंबर को प्रातः 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जिला प्रशासन एवं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तप स्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर वर्ष मई महीने के दौरान खोले जाते हैं क्योंकि अप्रैल तक यहाँ भारी बर्फ की चादर जमी रहती है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण एहतियातन 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया है। पर्यटन नगरी नैनीताल में अपर माल रोड के साथ ही लोअर माल रोड यातायात संचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि नैनीताल में तल्लीताल मल्लीताल आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था है, जिसमें अपर माल रोड से वाहन रिक्शे मल्लीताल से तल्लीताल को जाते हैं तथा लोअर माल रोड से वाहन रिक्शे तल्लीताल से मल्लीताल को जाते हैं। ऐसे में शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था संचालित करने के लिए अपर एवं लोअर माल रोड का ठीक रहना अति महत्वपूर्ण है। महत्वता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सबिल बंसल ने लगातार शासन स्तर पर वार्ता अथवा पत्राचार करने से ग्रांड होटल के पास 25 मीटर क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड के सुदृढ़ीकरण हेतु 82.01 लाख की धनराशि राज्य योजना के अंतर्गत जारी की है। डोईवाला विधानसभा के ग्राम कोटी मैचक के सीरियो गांव में खोले गए होम स्टे से ग्रामीण क्षेत्रों की फिजाओं पर बुरा असर पड़ने लगा है, जिसके विरोध में गांव की महिलाएं और पूर्व सैनिकों ने ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच असामाजिक तत्व शहरों को छोड़कर गाँव के अंदर वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य मार्गों पर अश्लील हरकतें की जाती हैं, जिसके चलते गांव की महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में खोले गए होम स्टे में लगातार संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का माहौल खराब होता जा रहा है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।